Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक अभी डिस्कस होने वाले हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस होने वाली है और इसके बारे में पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया के निर्धारण के आधार यहाँ पढ़ेंगे हम। रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इतने टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो हम MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसको पूर्ण कराने की, उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य विज्ञान 3 यानी विज्ञान एवं तकनीकी का, जो जिसकी अवधि होती है 3 घंटे की। इस पेपर की अवधि 3 घंटे की होती है और पूर्णांक होते हैं इसमें 300। और आप इसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। और हिंदी माध्यम में आप तक ये लेक्चर सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके और आप मुझे देव के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें विज्ञान तकनीकी में इकाई 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि फिजिक्स से अंतर्गत है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की जो इकाई 1 है, हम इसके सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। कार्य, बल, ऊर्जा, इकाई माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा, ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। और इकाई 2 में भी हम यहाँ से अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान से ऊपर सारे टॉपिक जो भी है, परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन, विखंडन, धातुएं, पदार्थ, अधातुएं और सारणी, ये तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। यदि आप इन सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है। आप उस लिंक की सहायता से इन सारे लेक्चर्स का आनंद ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ लेक्चर्स मेंबर ओनली है। ठीक है, मेंबर ओनली है, यानी जो लोग इस चैनल से ज्वाइन हुए हैं, इस चैनल में ज्वाइन हुए हैं, मेंबर बने हैं, उन्हीं को यहाँ पे वो लेक्चर देखने को मिलेंगे। और बाकी जो कुछ लेक्चर है, आप जो फ्री वाले हैं आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी जो मेंबर वाले लेक्चर है आप उन्हें पेड करके देखेंगे, यानी मेंबरशिप लेकर आप देखेंगे। ठीक है, पेड करने का मतलब यहाँ पे मेंबरशिप आप लेंगे चैनल की, तब जाके आपको वो लेक्चर देखेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले वो है यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन या फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम अभी पढ़ने वाले। यदि आप MPPSC और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी। और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से, जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे MPPSC की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है, जैसे MPPSC, MP पुलिस, कांस्टेबल, MP SI और MP जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10।
सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। अब टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में से बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, और ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत अभी हम पढ़ रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगी रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बारे में हम जानेंगे अभी। वह प्रक्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक रासायनिक पदार्थ परस्पर अंतरक्रिया करके स्वयं से भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है? कुछ पदार्थ यहाँ पे मिले, ठीक है, कुछ पदार्थ यहाँ पे मिले, ये पदार्थ यहाँ पे मिले, ठीक है, इनके गुणधर्म अलग है, रासायनिक गुणधर्म अलग है इन दोनों के, लेकिन जब ये मिलके एक उत्पाद बनाएंगे, जब यहाँ पे एक उत्पाद बनाए इन्होंने, यानी इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा वो होगा इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म से अलग, भिन्न दर्शाएगा। ठीक है, इनके रासायनिक गुणधर्म और उत्पाद के रासायनिक गुणधर्म दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पे ये होगी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, और इसमें हम हमेशा एक नया पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमेशा यहाँ पे नया पदार्थ प्राप्त होता है, लेकिन यदि भौतिक अभिक्रिया की बात करें तो वहाँ पे हमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, यानी नई चीज हमको नहीं मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में होते हैं, जो भाग ले रहे हैं। ठीक है, देखिए जो अभिक्रिया होती है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार से होती है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे होते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी, इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, और उत्पाद मिल रहा है हमको सी प्लस डी। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये मिला। तो ये वाली अभिक्रिया जो होगी, इसमें जो लेफ्ट साइड में रहेंगे वो रहेंगे अभिकारक, जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये कहलाएंगे अभिकारक। और जब उत्पाद हमको मिलेगा तो उसको लिखेंगे इस साइड में। ठीक है, इस साइड में हम लिखते हैं ये होता है उत्पाद, और उत्पाद उससे बोलते हैं जब अभिकारक क्रिया करके क्रिया के फलस्वरूप जो रिजल्ट निकालते हैं उसको बोलेंगे हम अब उत्पाद। ठीक है, उत्पाद या प्रोडक्ट, जो फाइनल आउटपुट रहता है उसको बोलेंगे उत्पाद, या फिर रिजल्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट या उत्पाद। यहाँ पे देखिए ये परिभाषा में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया तब संभव होती है जब अभिकारकों के परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध बनते हैं अथवा पहले से बने बंध टूटते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव होगी ना जब यहाँ पे पहले से, मान लीजिए पहले से जो बंध बने हुए हैं वो टूटेंगे। ठीक है, पहले से जो बंध बने हुए हैं वो टूटेंगे, या फिर नए बंधों का निर्माण होगा, नए बंध यहाँ पे बनेंगे, तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसका उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के संयोग से जल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व यहाँ पे। ठीक है, दो तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन के, और ये एक हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पे है और यह ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व का परमाणु और ये हाइड्रोजन तत्व का परमाणु यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनके संयोग से जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया जो हमने परिभाषा पढ़ी कि यहाँ पे अंतरक्रिया करके स्वयं से, जब दोनों जो पदार्थ है, जो अभिकारक है, अंतरक्रिया करके स्वयं से भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहीं पे इसका मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो निर्माण किया जल का, तो इनके जो रासायनिक गुणधर्म है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भिन्न होंगे, किससे? जल से। ठीक है, यही होगी रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये होंगे अभिकारक, यानी रिएक्टेंट्स इसे बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ वो हुआ जल। ठीक है, ये जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसको बोलेंगे उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, इनकी अंतरक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु परस्पर सहसंयोग बंधों यानी कोवैलेंट बॉन्ड्स के माध्यम से जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए अब बंध कौन से बने, यहाँ पे बंध बना सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोग बंध कब बनता है? मैंने आपको बताया था, हम पिछले जो रासायनिक बंध वाले टॉपिक्स है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रासायनिक बंध में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए, सारे बंधों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सहसंयोजक बंध, यहाँ पे नाम से स्पष्ट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे नाम से स्पष्ट होता है कि मान लीजिए ए के पास कुछ चीज है, दो के पास कुछ चीज है, तो ये दोनों संयोग करके आपस में साझा करके कुछ नई चीजें इन्होंने बना ली। ठीक है, या फिर दोनों की आपूर्ति यहाँ पे हो गई। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से संयोग करके यानी साझा करके यहाँ पे बंध बनाएंगे, तो ये हो जाएंगे सहसंयोग बंध। जैसे यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जल बना है H2O, ठीक है, जल बना है यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 1s2 2s2 2p 2p हो जाएगा 2 2 4 होगा 4 2p4, ठीक है। यहाँ पे हो गए 1s2 2s2 2p4। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने अभी तक नहीं देखा वो लास्ट वाले टॉपिक्स तो देखिए, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसे होता है क्या होता है ये समझाने लगा तो हम जो हमारा पाठ्यक्रम है कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो परीक्षाएं आएंगी चल जाएंगी, 2-4 बार आके चली जाएंगी, लेकिन हमारा पाठ्यक्रम इस यदि पद्धति से चलेंगे तो पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लास्ट लेक्चर हो चुके हैं उनको देखिए, ठीक है, तब आपको ये आसानी समझ में आएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखे। अब देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पे जल बना तो हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे या उस साइड वाली कंडीशन में ले लो या इस साइड वाली कंडीशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली कंडीशन ले लो या फिर जल वाली कंडीशन ले लो। यहाँ पे उसमें जो हाइड्रोजन तत्व है उसका परमाणु का जो होगा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इसी प्रकार होगा 1s1, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है और या संयोजी कोष है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे दो यहाँ पे हुआ है, जल में दो हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु है, यहाँ पे 1s1 1s1, ये ठीक है, ये 2 हो गए। अब देखिए यहाँ पे है H2O, मैं H2O की फॉर्मेशन बता रहा हूँ किस प्रकार से संयुग बंध से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे हो गया 2s2 2p4। तो यहाँ पे जो संयोजी कोश है इसमें यहाँ पे देखिए 2p4 है, ठीक है, 2p4, जो p4 है यहाँ पे, तो इसको आवश्यकता किसकी है, कितने की है। यहाँ पे p में कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे 6, तो यहाँ पे है 4, 2p4 है, तो इसको आवश्यकता कितनी है 2 की, ठीक है। यहाँ आवश्यकता कितनी है 2 की। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में है 1s1, इसमें भी है 1s1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कितनी आवश्यकता है 1 की, इसको कितनी आवश्यकता है 1 की, ठीक है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, ठीक है। जो अपने क्योंकि अष्टक इसलिए पूर्ण करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है, स्टेबल हो सके, इसलिए ये पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे 1s1 हो गए, तो ये दोनों इससे जाके साझा कर लेंगे, किससे, ऑक्सीजन से, इससे कर लेंगे ऑक्सीजन से, ये साझा कर लेंगे। तो साझा करेंगे तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और ये एक अणु के रूप में आ जाएंगे, H2O के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। 1 यहाँ पे 2p6 यहाँ पे ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, यानी 2p6 यहाँ पे चाहिए, और इनको चाहिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ये दोनों साझा कर लेंगे, तो साझा करने से क्या होगा, यहाँ पे ये H2O बन जाएगा, ठीक है। H2O यहाँ पे बन जाएगा, यानी जो H2O की फॉर्मेशन है, जो सहसंयोग बंध है, वो किस प्रकार बनेंगी वो मैंने यहाँ पे बताया। हालांकि यहाँ पे ये सब बंधों के बारे में आपको यहाँ पे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, होता है, आपको बता दिए मैंने। अब आगे बढ़ते हैं हम। स्पष्ट है कि जल जो उत्पाद है यहाँ पर, ठीक है, जो उत्पाद का रासायनिक गुणधर्म हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिकारक के रासायनिक गुणधर्म से भिन्न है। इसका जो गुणधर्म है वो इन दोनों से भिन्न होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जल के जो रासायनिक गुणधर्म है वो एक दूसरे भिन्न होंगे, ठीक है, उत्पाद और अभिकारक के जो रासायनिक गुणधर्म है उससे। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के निर्धारण के आधार। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये पता कैसे चलेगा, ये हम इन कुछ पैरामीटर है उसके बारे में हम यहाँ पता करेंगे, ठीक है। एक तो होता है रंग, रूप, आकार और परिमाप, ठीक है। रंग, रूप, आकार, परिमाप, इसमें यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो होगी भौतिक अभिक्रिया। कौन सी होगी, भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। रंग, रूप, आकार और परिमाप में परिवर्तन हो रहा है तो वो होगी भौतिक अभिक्रिया। और इसके अलावा कुछ और चीजों में परिवर्तन हो रहा है, कुछ और गुणों में परिवर्तन हो रहा है, कुछ और अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो वो होगी रासायनिक अभिक्रिया। तो वो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो चेंजेस हम देखते हैं वो क्या होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कोई अभिक्रिया रासायनिक है अथवा नहीं, इसका कुछ निश्चित आधारों पर परीक्षण किया जा सकता है। यदि किसी अभिक्रिया में निम्नलिखित लक्षण उपस्थित हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया होगी। कौन से होंगे वो लक्षण, यहाँ पे हम बात करेंगे। अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। अभिकारकों से प्राप्त उत्पाद के रंग में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन, ठीक है, दूसरा है कौन सा, रंग में परिवर्तन। तीसरा है गैसों का उत्सर्जन, ठीक है। चौथा है
पदार्थ की गंध में परिवर्तन, पांचवा है ध्वनि अथवा प्रकाश की उत्पत्ति, और यहाँ पे छठा है तापमान में परिवर्तन। इतने पैरामीटर्स के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये अभिक्रिया रासायनिक है या नहीं, ठीक है। इतनी सारी चीजें होनी चाहिए तो तब हमको पता चलेगा कि ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, LHS और होता है RHS, ठीक है। इस प्रकार से ये समीकरण होता है मैथमेटिक्स की भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे भी रासायनिक समीकरण में भी यही होने वाला है। यहाँ पे होंगे अभिकारक जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। वे पदार्थ या तत्व या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो अभिकारक कहलाएंगे, और जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा वो इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। इस साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में, यानी उत्पाद होगा, ठीक है, अभिकारक, और ये होगा रिजल्टेंट को बोलेंगे उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो हम इसके बारे में हम देखने वाले अभी। एक मिनट, पेन चेंज हो गया है, राइट, यस। रासायनिक सूत्रों, योजक एवं वियोजक चिन्हों, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है रासायनिक सूत्रों, दूसरा है योजक एवं वियोजक चिन्हों तथा अन्य प्रतीकों, अन्य जो प्रतीक है और इसके अलावा और प्रतीकों, इसकी सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, ठीक है। किसकी सहायता से? रासायनिक सूत्रों, योजक वियोजकों, वियोजक चिन्हों तथा अन्य प्रतीकों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण संपूर्ण एवं जटिल अभिक्रिया को सरल रूप से प्रदर्शित करता है। कितनी भी जटिल अभिक्रिया हो उसको सरल रूप में प्रदर्शित कर लेगा जो रासायनिक समीकरण रहेगा, ठीक है। चाहे वो परमाणु रिएक्टर में हो रही हो अभिक्रिया या फिर हम नॉर्मल हमारे आसपास हो रही हो अभिक्रिया, उसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है। उसमें सरल रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं, अभिकारक पक्ष, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रिएक्टेंट साइड, एवं दूसरा है उत्पाद पक्ष यानी प्रोडक्ट साइड, ठीक है। जैसा कि हम बात किए थे, LHS RHS इस साइड होंगे अभिकारक पक्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा उत्पाद पक्ष, ठीक है। ये दोनों भाग एक तीर यानी एरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरो थोड़ा, अरे यार पूरी बड़ी, चलो फिर से लिख देता हूँ। LHS RHS इस प्रकार से होगा। यहाँ पे अभिकारक ये हो गया उत्पाद पक्ष, ठीक है, ये हो गया पक्ष। यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट किससे करेंगे? एक तीर की सहायता से। ये तीर है, ठीक है। ये तीर की सहायता से यहाँ पे इसको प्रदर्शित करेंगे। अब तीर ऐसे ऐसे मत बनाने लगना इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ नहीं बनाना, ये सिर्फ एक ऐसा तीर होता है, ये बनाया और एक एरो, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। तो एक तीर की सहायता से इसको पृथक करते हैं, अभिकारक पक्ष को और उत्पाद पक्ष को। सभी अभिकारकों को योजक चिन्ह से जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी अभिकारक रहेंगे, मान ली A + B, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जोड़ेंगे, इस प्रकार सेटअप रहता है। जोड़ते हुए तीर के पीछे अर्थात बाईं ओर, ठीक है, इस साइड LHS में बाईं ओर लिखा जाता है, तथा सभी उत्पादों को योजक चिन्ह से जोड़ते हुए तीर के आगे अर्थात दाईं ओर लिखा जाता है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। RHS में लिखा जाएगा कौन सा? उत्पाद पक्ष को, ठीक है। ये होता है रासायनिक समीकरण, इस प्रकार से सेटअप होता है इसका। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यहाँ पे अभिकारक है, ये क्या है? अभिकारक, ये दोनों के है अभिकारक। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ऑक्सीजन यहाँ पे होता है O2, ठीक है। यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 लगाए गए हैं। हम देखेंगे बैलेंसिंग अभिक्रिया जो भी होती है मतलब किस प्रकार से होती है वो देखेंगे, जो भी होती है, ठीक है, किस प्रकार से होती है, कैसे उसको बैलेंस करते हैं हम आगे देखेंगे। यहाँ पे उत्पाद के रूप में बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। यहाँ पे बना CO2 और H2O, ये है उत्पाद, ये हो गया उत्पाद पक्ष, ये हो गया RHS, ये हो गया LHS, ठीक है। LHS RHS ये मैथ्स वाली लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हो गया बायां पक्ष हो गया अभिकारक पक्ष हो जाएगा, और दायां पक्ष हो गया उत्पाद पक्ष, ठीक है। ये इस प्रकार से ये होती है, और इन दोनों को सेपरेट किया जाता है एक तीर के सहायता से। ये है वो तीर, ठीक है, ये है वो तीर जिसकी सहायता से अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया आपको लिखी हुई दी हो तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है। ये वाला होगा अभिकारक और ये वाले होंगे उत्पाद पक्ष, ठीक है।
इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था संतुलित रासायनिक समीकरण की, ये टॉपिक आ चुका है। अब पढ़ेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंटनी लवॉइजियर, ये बहुत ही महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है किसके अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक समान रहता है। यानी जो अभिकारक पक्ष रहता है और जो उत्पाद पक्ष रहेगा, ठीक है, इसमें जो द्रव्यमान का जब हम द्रव्यमान गणना करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों में समान होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये लाइनों का मतलब है। LHS और RHS में द्रव्यमान यहाँ पे समान रहेंगे। जो भी यहाँ पे तत्व, यौगिक या फिर जो भी पदार्थ यहाँ पे भाग ले रहे हैं, जो उत्पाद बनेंगे उनका सभी का, ठीक है, LHS में और RHS में जो द्रव्यमान रहेंगे वो समान रहेंगे। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारकों एवं उत्पादों में एक समान होती है, ठीक है। कोई तत्व वहाँ पे भाग ले रहा है, तत्व के परमाणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं, ठीक है, उसकी संख्या जो रहेगी अभिकारक पक्ष में और जो उत्पाद पक्ष में वो समान रहेगी। ये भी जो मैंने समझा है वो यहाँ पे बताया गया लाइनों में, ठीक है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष के तत्वों के परमाणु की संख्या तथा उत्पाद पक्ष के तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, यानी इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन, इस वाली साइड में और इस वाली साइड में, यानी अभिकारक पक्ष में जो भाग ले रहा है उसके जो परमाणु उनकी संख्या और जो उत्पाद में बने उसके उन परमाणु की संख्या यदि क्या हो, समान हो, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वो कहलाएगा। वो समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, उदाहरण से पहले कुछ और चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ बेसिक से ही। इस समीकरण यानी जो संतुलित रासायनिक समीकरण की बात यहाँ पे हो रही है, इसमें सम्मिलित प्रत्येक पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस को S से यानी सॉलिड को S से दर्शाएंगे, द्रव को दर्शाएंगे L से और गैस को दर्शाएंगे G से, और जलीय विलयन यानी एक्वासियस जो वाला ये जो मामला है, जलीय विलयन को इसको दर्शाएंगे AQ से, ठीक है। इस प्रकार से हम जो नीचे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इस वाली कंडीशन में ये दर्शाया, ये ऐसे मतलब ये है सॉलिड यानी ठोस अवस्था में, ये है सॉलिड, ये भी ठोस अवस्था में, ये है G यानी गैस अवस्था में। ये यहाँ पे बताया गया है जो बेसिक्स है, जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो हम लिखते हैं इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाना पड़ता है, ठीक है। ठोस है तो S दर्शाएंगे यानी सॉलिड, द्रव है तो L दर्शाएंगे यानी लिक्विड, गैस है तो G दर्शाएंगे, ठीक है। जलीय विलयन में AQ से दर्शाएंगे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे दर्शाना होता है। विविध जो अविलय होते हैं उनके पश्चात चिन्ह डाउन एरो, ठीक है, इस प्रकार का दर्शाया जाता है, तथा गैसीय उत्पाद के पश्चात चिन्ह यानी गैस वगैरह वहां पर निकल रही है तो यहाँ पे उत्पाद जो उसके पश्चात जो चिन्ह जो लगाया जाता है वो ऊपर वाले एरो को लगाया जाता है, ठीक है, ऊपर वाले एरो को, जैसा कि इस वाले समीकरण में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर का एरो लगाया जाता है, यहाँ पे गैसीय उत्पाद निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। इसका शब्द समीकरण क्या हो जाएगा, शब्द वाला समीकरण जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी मैं कुछ और बोल दिया क्या, नहीं सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कोई। समीकरण यहाँ पे शब्द समीकरण हो जाएगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। जो शब्द समीकरण है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे संतुलित समीकरण है इस प्रकार जो रासायनिक रूप से हम लिखेंगे, ये तो शब्द समीकरण हो गया। अब यहाँ पर रासायनिक रूप से लिखेंगे, जिंक को लिखते हैं हम Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखेंगे H2SO4, ठीक है। यहाँ पे है जो हमको उत्पाद मिल रहा है वो क्या है, जिंक सल्फेट मिल रहा है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है H2, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस मिल रही है। इसको यहाँ पे अप एरो के रूप में लगाया गया, जो एरो दर्शाया गया ऊपर, जो मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था ना कि गैसीय उत्पाद के पश्चात चिन्ह जो ऊपर वाला एरो है वो लगाया जाता है, इस प्रकार से एरो लगाया जाता है, इसका प्रयोग किया। तो यहाँ पे यही किया गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। तो ये है संतुलित समीकरण है,
या अब ये संतुलित कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष के तत्वों के परमाणु की संख्या, ठीक है। यहाँ पे तत्व है Zn यानी जिंक, ठीक है। जिंक में हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी है, लेफ्ट साइड यानी अब लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक पक्ष में Zn है 1, ठीक है। यहाँ पे एक ही दिख रहा है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी, मतलब एक ही है, ठीक है, ये एक है। अब हम देखेंगे इसको उत्पाद पक्ष में, ये वाला है उत्पाद पक्ष, ठीक है। उत्पाद पक्ष में यहाँ पे Zn की संख्या कितनी है, एक है। तो यहाँ पे देखिए जिंक जिंक के परमाणु की संख्या एक है, यहाँ परमाणु संख्या एक है, यानी Zn वाला पक्ष जो संतुलित है, ठीक है। Zn वाला जो तत्व है इसको परमाणु की संख्या पे संतुलित है। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 है, किसमें, अभिकारक वाले पक्ष में, यानी H2 है यहाँ पे दिया है, ठीक है। उत्पाद पक्ष में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पे है 2, ये 2 लिखा है, ठीक है। वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे 2 लिखा है और ये अप एरो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी यहाँ पे समान है। अब देखिए सल्फर की बात करेंगे हम। सल्फर में यहाँ पे सल्फर तत्व में यहाँ परमाणु की संख्या कितनी, एक है। और इस वाले पक्ष यानी उत्पाद पक्ष में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक है। सल्फर एस की जो एस तत्व के परमाणु संख्या कितनी, एक है, ठीक है। तो 3 कंडीशन यहाँ पे संतुलित हमको यहाँ पे दिख रही है। चौथी कंडीशन है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पे 4 है उत्पाद अभिकारक पक्ष में, और उत्पाद पक्ष में हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन में यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पे 4। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सभी तत्वों के परमाणु की संख्या यहाँ पे समान है, यानी जिंक की समान है, हाइड्रोजन की समान है यहाँ पर, ठीक है, सल्फर की समान है, ऑक्सीजन की, सभी की समान है। इस प्रकार ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण इसी प्रकार से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में आपको बताऊंगा, यहाँ पे उसको संतुलित करना भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे देखिए Fe यानी आयरन और H2O से यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे तो Fe3O4 यहाँ पे बनेगा और H2 मिलेगा, ठीक है। Fe3O4 बनेगा और H2 यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार से मतलब दोनों ही बनेंगे, दोनों ही मिलेंगे, पर बता दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे उत्पाद के रूप में यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये अभिक्रिया या जो समीकरण है वो संतुलित है, यहाँ पे देखिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरू से ही चेक कर लेते हैं। देखिए Fe यहाँ पे एक ही है। Fe तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक पक्ष में कितनी है, ये वाला होता है अभिकारक पक्ष, और ये होता है कौन सा पक्ष, उत्पाद पक्ष, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे Fe यहाँ पे आयरन तत्व के परमाणु संख्या कितनी है, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले कंडीशन में यहाँ पे चेंज हो गया, Fe3 हो गया, Fe हो गया 3। तो ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आयरन तत्व के परमाणु संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 हो गई। तो यहाँ पे हम इसको संतुलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Fe3 है और यहाँ पे Fe, तो एक कंडीशन हमको ये मिल गई संतुलित करने के लिए Fe वाली, ठीक है। तो Fe को हम संतुलित कर लेते हैं। पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले हम 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 3 Fe लग गया, ठीक है। Fe के सामने लग गया 3, तो ये Fe वाली कंडीशन यहाँ पे यानी आयरन वाली कंडीशन यहाँ पे संतुलित हो गई। अब देखिए आगे चलेंगे, अब बात करेंगे H की यानी हाइड्रोजन की। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन तत्व के परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यानी ये देखिए इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या तो मान लीजिए A लिखा है, A के सामने मान लीजिए n लगा दिए, यानी उसके नंबर लगा दिए, या फिर A को हम ऐसा लगा दिए, ठीक है। ये दोनों ही हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए A के सामने n लगा है, यानी नंबर लगा है। A यहाँ पे तत्व का परमाणु है, ठीक है। A यहाँ पे तत्व का परमाणु है और यहाँ पे ये है संख्या। यहाँ पे भी यही कंडीशन है, ये है तत्व का परमाणु और ये है यहाँ पे क्या, संख्या। तो ये इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पे हो सकती है, दोनों का मान वहाँ पे एक ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे Fe3 यहाँ पे लिए गए, तो यानी ये कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। A के बेस में लगा है n, यानी संख्या यहाँ पे नीचे दर्शाएगी, और यहाँ पे देखिए इस वाली कंडीशन में क्या दर्शाएगा, ये वाली कंडीशन n लगा है सामने, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखिए Fe वाली कंडीशन यहाँ पे हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखिए H वाली H2 है यहाँ पे, ये भी बैलेंस हो गई। अब बचा है O, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमको यहाँ पे दिख रहा है O4 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। O4 बन रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन तत्व की परमाणु संख्या यहाँ पे एक ही है इस वाली कंडीशन में। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे 4 बनेगा,
ठीक है, यहाँ पे 4 उत्पादन बन रहा है, तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे इस समीकरण को, संतुलित कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन वाले यौगिक है, यहाँ पे देखिए अणु जो भी है यहाँ पे पदार्थ जो हम बोल सकते हैं यौगिक या जो भी रहेंगे, ठीक है, यौगिक रहेंगे पदार्थ रहेंगे जो भी रहेंगे उस वाले हम वहाँ पे चेक करेंगे। ऑक्सीजन में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं हुए, हम यहाँ पे लगा देंगे 4। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। लेकिन यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन वाली कंडीशन में, ठीक है, हाइड्रोजन वाली कंडीशन में कैसे हो गया, यहाँ पे था, यहाँ पे ये दोनों तो पहले से बैलेंस थी, हाइड्रोजन यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पे 4 लगाए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। आ रहा है समझ में? यदि नहीं आ रहा तो बता दीजिए, कमेंट कर बता देना, ठीक है, यदि नहीं आ रहा तो फिर से बता दूंगा आपको और सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे 4 दूनी हो गए 8, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना, बैलेंस करना, तो इस साइड भी लगा दिए हमने, इस साइड भी लगा दी 4 दूनी 8, ये हो गया बैलेंस, खत्म काम, अपने जो समीकरण है वो हो गया संतुलित, ठीक है। इस प्रकार से जो हम जो समीकरण रहता है रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से संतुलित करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए गए रासायनिक जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसके। यहाँ पे देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड इसको बोलेंगे, यहाँ पे बना चांदी और Ag बना और यहाँ पे Cl2 बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि ठोस अवस्था हो तो यहाँ पे S लगाते हैं, लिक्विड हो तो L लगाते हैं, गैस हो तो G लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है S लगा मतलब कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे ठोस अवस्था है, S लगा यहाँ पे भी ठोस अवस्था है, G है यानी यहाँ पे गैस निकल रही है, ठीक है, ये गैसीय अवस्था है, ठीक है। ये इसको बैलेंस कर दिया इन्हें AgCl किसकी सूर्य के प्रकाश में इन्होंने ये किया, ये अभिक्रिया को इसको सूर्य का प्रकाश वगैरह डाला या फिर उसमें उसके उपस्थिति में ये करवाया, तो यहाँ पे जो उत्पाद बने वो बने Ag और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस किया उन्होंने, बैलेंस कैसे किए, 2 AgCl लगा दिए यहाँ पे और यहाँ पे हो गया 2 Ag हो गया Cl2 यहाँ पे बनेगा, तो इसके कारण यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ा, ठीक है। Cl2 यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे 2Cl हो जाएगा और 2 Ag तो यहाँ पे हो गया 2 Ag, ठीक है, बैलेंस हो गई यहाँ पे इक्वेशन या जो समीकरण है बैलेंस हो गए। इसी प्रकार AgBr यहाँ पे देखिए S लगा यानी ठोसी अवस्था में है, Ag यहाँ पे ठोसी अवस्था में और Br यहाँ पे गैसीय अवस्था में, तो यहाँ पे देखिए Br2 बना यानी जो गैस बनी यहाँ पे, इसका अंतर्गत हमने यहाँ पे बैलेंस करेंगे 2 AgBr यानी 2 Ag हो गया, यहाँ पे Br यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो गया 2। इस प्रकार ये जो समीकरण है वो संतुलित हो गया, ठीक है। तो ये रासायनिक ये हो गया क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण जो हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है। बहुत ही आसानी से डिस्कस की, बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी अभी आपको समझ में ना आया तो आप बता सकते हैं। और ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये एग्जांपल को आप देखिए, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3 आप AgCl प्लस NaNO3 बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे बैलेंस ये है बैलेंस, ठीक है, चेक कर लीजिए ये दोनों बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी वाली कंडीशन में ये दूसरा एग्जाम्पल ये है, पहले कंडीशन ये है, पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये है, और बहुत सारे एग्जांपल ये और एक एग्जांपल ये भी है। इस वाले एग्जांपल को समझिए आप, ठीक है, मैं आपको ये समझा देता हूँ, आप बाकी ये कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए C4H10 ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, जो LPG में जो गैस होती है ना वो ब्यूटेन होती है, ठीक है। ब्यूटेन प्लस O2 यहाँ पे C4H8 और O2 से यहाँ पर रिएक्शन हुई तो यहाँ बनी CO2 और यहाँ बने H2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वाली कंडीशन में ये संतुलित है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, देखिए ये है अभिकारक पक्ष, ठीक है, और ये है उत्पाद पक्ष, हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए C का निकालिए, यानी यहाँ पे है कार्बन तत्व का परमाणु की संख्या यहाँ पे देखेंगे C4 है यहाँ पे, ठीक है। इस वाली कंडीशन में देखिए, इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में आएगा ये C यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे एक ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे H10 है, ठीक है, H10 है यहाँ पे, लेकिन H यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, H2O में यहाँ पे कितना H2 है, यहाँ पे आ रहा है O2 यहाँ पे इस वाली कंडीशन में 2 है और यहाँ पे O3 आ रहा है। तो क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं है। आपके लिए होमवर्क है कि इसको संतुलित कीजिए,
इसको संतुलित कीजिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए इसमें, तो आपको अच्छे से बनेगा। और यदि नहीं आया समझ में तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं, या फिर ये होमवर्क आपसे बन रहा है या नहीं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस आप कीजिए तभी आपसे बनेगा, क्योंकि सारी प्रैक्टिस यहाँ पे मेरे द्वारा आपको बता दी जाएगी, तो ये आपको समझने में उतनी ज़्यादा आसानी नहीं होगी, ठीक है। आप खुद से प्रयास कीजिए, खुद से यदि बनेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये जो मेरा समझाने का प्रयास था वो सफल हो गया, ठीक है। तो ये होमवर्क आपके लिए है। यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पे पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।